अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 11। तुम हो कौन? अगर मैं बोलूं कि आप बिना ये बताए कि आप काम क्या करते हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, पढ़ाई क्या की है, इसके बिना अपने बारे में बताना पड़े तो क्या बताओगे? ट्रेन में सालों पहले एक अंकल मिले थे। उन्होंने ये बात मुझसे पूछी थी। मैं बहुत देर तक समझ नहीं पाया था क्या जवाब दूं। इस सवाल का जवाब जो भी हो, असल बात यह है कि हमने कितनी परतें ओढ़ रखी हैं कि पता भी नहीं चलता कि क्या असली है और क्या नकली, क्या अपने लिए है और क्या दुनिया के लिए। झूठ सच की शक्ल लेकर आता है और हमारे आसपास इतना फैल जाता है कि सच को ढूंढना पड़ता है। हमारा सच झूठ में नहीं खोया, दूसरे के सच में हमारा सच खोया हुआ है। दूसरे का सच भले सच हो पर वो हमारा झूठ है। हम लोगों को सालों से बहुत बड़ा झूठ बेचा जा रहा है, सालों से समझाया जा रहा है। तेंदुलकर को देखो कितनी मेहनत करता है। अरे वो फलाने अंकल को देखो जो आईएएस हैं, वो तो 20-20 घंटे रोज पढ़ते थे। वो शर्मा जी के बेटे को देखो, वो तो रोज 12 घंटे पढ़ता था, तब जाकर आईआईटी में उसका हुआ है। धोनी को देखो, विराट कोहली को देखो। हम दूसरे की कहानी को अपनी कहानी से जोड़ कर देखते हैं तो मन में एक संतोष बैठ जाता है कि वो भी इतना फेल हुए हैं तो हम भी फेल तो होंगे ही। अपने आप में ये बात बहुत कंफर्ट देती है, पर ज़रूरी बात यह है कि हम क्या उस रास्ते में फेल हो रहे हैं जो हमारा था, या हम पूरा रास्ता ही अपने आप को फेल होने की कहानी सुनाते रहेंगे और एक दिन लौटने का रास्ता खत्म हो जाएगा। आप अगर आसपास देखेंगे तो आपको तमाम ऐसी किताबें, तमाम ऐसे लोग, तमाम मोटिवेशनल वीडियो, तमाम ऐसे प्रोफेसर मिलेंगे जो आपको रोज़ रिमाइंड करा रहे हैं कि आप और बेहतर कैसे हो सकते हैं। हर किसी के पास एक गेम प्लान है, एक स्ट्रेटजी है, एक उदाहरण है कि जब वो कर सकता है तो तुम भी कर लोगे। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो केवल आपके लिए नहीं बनाया गया है, वो इन जनरल एक एवरेज इंसान को मानकर बनाया गया है और एवरेज इंसान एग्जिस्ट करता ही नहीं। आप 18 से 30 साल के सभी लोगों की लंबाई का एवरेज निकाल लीजिए, डेसिमल के 5 पॉइंट तक। आपको उस एग्जैक्ट लंबाई का कोई भी नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में एक चीज़ कही जाती है, वन साइज फिट ऑल। असल में ऐसा कुछ आपकी लाइफ के बारे में संभव ही नहीं है, चाहे आप जुड़वा ही क्यों ना हो। एक माहौल, एक घर, एक माँ बाप से पैदा होने वाले लोग जब एक से नहीं होते तो कोई भी चीज़ जो जनरल सच है वो आप पर कभी अप्लाई नहीं होगी। अब तो मेडिकल साइंस में भी इस लेवल पर कस्टमाइजेशन हो रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार सेम दवा की मात्रा अलग अलग कैसे दी जाए। असल में इस पूरी थ्योरी से मेरी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि हर चीज़ जो आपको मोटिवेट करके बदलने की फिराक में है, वो चीख चीख कर पहले ये तय कर देती है कि आप कुछ कमतर हैं, आपके अंदर अभी कमी है। वो कमी आप दूर कर लें तो सब बढ़िया हो जाएगा। आप जैसे भी हैं आपको बेहतर होना है। आप रोज़ इस विचार के साथ जीते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए रोज़ लगे रहना है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सारे लोग वर्क इन प्रोग्रेस हैं, लेकिन जो अप्रोच है कि हम वैसे हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, समाज के एक बने बनाए बॉक्स में डालने के लिए हमें लगातार तैयार किया जाता है। 3 चीज़ ये कर लो, सही समय पर खाओ, सही समय पर सो जाओ, सही समय पर एक्सरसाइज करो, 12th क्लास के बाद ड्रॉप लो, एक नौकरी के लिए सालों साल ट्राई करते रहो। लोगों का तो लास्ट अटेम्प्ट में भी होता है, सुबह 4 बजे उठ जाओ। असल में जब हम दूसरों के दिए नियम फॉलो करते हैं तो अक्सर ही वो पूरी तरह से फॉलो हो नहीं पाते, क्योंकि जिसने वीडियो बनाया है या किताब में लिखा है वो अपनी लाइफ में वो चीज़ कितनी फॉलो करता है ये तो पता नहीं चल पाता। जब वो शेड्यूल और टाइमलाइन मिस होता है
तो हम लोग बुरा फील करते हैं। हमें अपने अंदर और कमी दिखने लगती है कि यार हमसे तो कुछ भी सही नहीं हो रहा। मेरे साथ एमबीए में एक लड़का था, बहुत मेहनती था। मैं जानबूझकर उसका नाम नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा सिखाया गया है कि तारीफ सबके सामने करनी चाहिए और कमी अकेले में बतानी चाहिए। वो बहुत मेहनती था। अगर वो देखता था कि कोई सुबह 4 बजे से पढ़ने लगता है तो वो भी कोशिश करने लगता। कभी देखता कि पिछले साल जिस सीनियर का सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ है वो देर रात तक पढ़ता था, जिम जाता था, तो अगले दिन वो भी दोनों चीज़ें शुरू कर देता। उसकी मेहनत में कमी नहीं थी, पर उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो सबसे इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाता था। आप ये मत मान लीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सुधार की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सबको है, हमेशा रहेगी, लेकिन उस सुधार की जिसकी हमें ज़रूरत है। ये वैसे ही है कि मैं सोचूं कि किसी लेखक को बुकर मिला है, उनकी सिक्स पैक है, तो अगले दिन से मैं अपनी राइटिंग पर काम करने के बजाय सिक्स पैक्स बनाने पर ध्यान देने लग जाऊं। हाँ, फिट तो रहना ही चाहिए। जब तक हम दूसरे का मॉडल फॉलो करते रहेंगे, बेचैन रहेंगे। सारी टेंशन गलत रास्ते पर चलने से है। हमें अपने लिए अपने तरीके बनाने का सोचना चाहिए। जैसे अब इतने साल से लिखने के बाद मैं ये जानता हूँ कि मैं तब अच्छे से लिख पाता हूँ जब मैं लिखने से पहले आधे घंटे तक पढ़ता हूँ। मोबाइल को उतनी देर हाथ नहीं लगाता, फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो फ्लो टूट जाता है। फिर मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है। और हो सकता है कि किसी और लेखक के लिए ये चीज़ ज़्यादा आसानी से आती हो। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ये जानता था। पुराने लेखकों के इंटरव्यूज़ को देख या पढ़कर पता चला कि बहुत से लेखक लोग पहाड़ों में लिखने के लिए जाते हैं। मैंने भी सोचा, यार बाहर जाकर लिखते हैं। एक दो बार पहाड़ों में गया, एक दो बार गोवा, केवल लिखने के लिए गया। अब आपसे मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि जब भी मैं लिखने के लिए पहाड़ों या समंदर के पास गया, मैं बिना एक शब्द लिखे लौटा। अब भी मैं अपने घर की टेबल कुर्सी पर बैठकर ही लिख पाता हूँ। पर मेरे लिए क्या सही था, ये जानने के लिए मुझे पहाड़ और समुंदर की यात्रा करनी पड़ी। अब कम से कम मुझे पता है कि मेरे लिए क्या वर्क करता है और क्या नहीं। मुझे अक्सर ईर्ष्या होती है उन लोगों से जो कैफ़े में बैठकर अच्छे से अपना काम कर लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोशिश करके वो इंसान बन जाऊँ जो कैफ़े में जाकर लिखता है। मैं बहुत कोशिश करूँगा तो ऐसा हो भी जाएगा, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने आप को वो व्यक्ति बनाना है जो व्यक्ति सही समय पर खाता है, सोता है और एक्सरसाइज करने जाता है। पर दिक्कत क्या है कि जब हम दूर की एक चीज़ पर नज़र बनाए रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें वहाँ बहुत दिनों बाद पहुँचना है। आपको रोज़ सुबह एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर मैं वह व्यक्ति होता, तो आज इस समय क्या कर रहा होता? और आपको वही करना चाहिए, बजाय इसके कि आपको कोई पूरा शेड्यूल बनाकर दे दे। इस दुनिया में कोई भी 3 किताबें ऐसी नहीं हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसी 3 किताबें ज़रूर होंगी जिनके बारे में आप बहुत बाद में जानेंगे कि उन 3 किताबों ने, उन फलाने 3 लोगों ने, उन 3 इंसिडेंट ने आपकी लाइफ को बदल दिया। दोनों में एक फ़र्क है। एक में आप मानकर खोज शुरू करेंगे और दूसरे में आप खोज कर, भटक कर जानेंगे और फिर मानेंगे। बचपन में मैथ्स के सवाल में कई बार मानना पड़ता था। हम शुरू इसी से करते थे कि माना इसकी वैल्यू x है और फिर जवाब मिल जाता था। ज़िंदगी के सवाल में पहले से मान लेना कई बार पहली गलती होती है। असल में ये ना जान पाना कि हमें सही में चाहिए क्या। इतना आसान होता तो ज़्यादातर लोग खुश होते। ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी से परेशान नहीं होते। ज़्यादातर लोग अपने आप से गुस्सा नहीं होते। अपने आप से गुस्सा होना इशारा है कि हमने जो अपने लिए माना था वो गलत था। अपने आप को जानने के लिए देर कभी भी नहीं होती। बचपन में पूछा जाता है ना कि आपका रोल मॉडल कौन है। बचपन में कई बार अपने घर वाले होते हैं, फिर हम रोल मॉडल बाहर ढूंढते हैं। रोल मॉडल की यात्रा से आप इंस्पायर हो सकते हैं, पर ठीक वैसे नहीं हो सकते। और गलती से कोशिश करके आप ठीक वैसे ही हो भी जाएं, तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ खो देंगे, और वो है खुद को। अपने आप को खोने की कीमत इतनी बड़ी है कि फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी बन जाए, वो नकली होगा, अधूरा ही रहेगा
और अंदर के खालीपन को और बढ़ा देगा। हम अपने लिए इतने ज़रूरी हैं कि किसी और की तरह होना अपने आप को ख़त्म कर देना है। अपने को जानना है, अपने को ख़त्म नहीं करना है। अपने आप को समझना इतना आसान नहीं है। ज़िंदगी इंटरव्यू की तरह नहीं है जहाँ सही लगने वाले नकली जवाब देकर काम चल जाए। हम सबके पास तमाम नकली जवाब तैयार हैं। नकली जवाब होने से अच्छा है कि जवाब ना हो। अब सवाल ये है कि अगर हम नहीं जान पा रहे कि सही में हमें क्या चाहिए, तो क्या करना चाहिए? मेरे एक कॉलेज सीनियर ने बहुत बढ़िया थॉट एक्सपेरिमेंट करवाया था। मान लो मैं तुम्हें अनलिमिटेड पैसा दे दूं, तो तुम क्या करोगे? इसका शायद पहला जवाब यही होगा कि बढ़िया, हम तो चिल करेंगे, पार्टी करेंगे। पर अगर आप ध्यान से इसका जवाब सोचें, तो आप समझ जाएंगे कि हम हर चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो असल में वो चीज़ करने का सोचना चाहिए जो करने में हमें बोरियत नहीं होती। हम थक भी जाएं तो अगले दिन दोबारा वही काम जब शुरू करना हो तो एक खुशी और एक्साइटमेंट रहे। उसी सीनियर ने एक और चीज़ बताई थी कि लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ये जानने का तरीका है कि तुम मान लो आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अब तुम क्या करोगे? किसको कॉल करोगे? अपने आखिरी 24 घंटे किसके साथ और कैसे बिताना चाहोगे? मैं नए शहर को नई किताबों जैसे देखता, शहर को उसकी महक से जानने की कोशिश करता। मुझे वो शहर कभी याद नहीं रहे जहाँ मैं गया और रुका, लेकिन इतनी फुर्सत में नहीं था कि वहाँ कोई कहानी हो पाऊँ। मुझे मालूम था कि मैं उससे ना पहली बार मिलने वाला हूँ और ना आखिरी बार। पहली और आखिरी के बीच की सारी मुलाकातें एकदम से मिलकर एक हो जाती हैं। किसी मुलाकात की तारीख याद है तो किसी की जगह, लेकिन सब कुछ मिलकर गड़बड़ हो गया। यहाँ तक कि कुछ चेहरे समय के साथ इतने एक जैसे हो जाते हैं कि उनको याद रखने के लिए कोई एक नाम देना पड़ता है। मैं भी किसी दूसरे के लिए एक ऐसी ही याद का हिस्सा होऊंगा। हम वही हो जाते हैं जैसा दूसरों के साथ करते हैं। हमारा होना दूसरे का होना भी है। ये बात बोलने में बचकानी लगती होगी, शायद पढ़ने में सही हो। इसलिए शायद किसी शायर ने अपने समय में ना समझे जाने के दर्द से परेशान होकर आत्महत्या करने से पहले ये बात कही थी कि शब्द का रिश्ता समझ से होता है और समझ धीरे धीरे ही आती है। कई बार समझ आ जाए तो दुनिया को झेलना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए शायद हर बड़े लेखक ने आत्महत्या को चुना। जिन्होंने नहीं चुना उनके जवाब बचकाने थे। 3 शहर में आदमी का पूरा जीवन सिमट जाता है, जहाँ पैदा हुआ, जहाँ वो मरा और जहाँ उसने प्यार किया। ये 3 शहर एक भी हो सकते हैं, लेकिन सुबह दोपहर शाम जैसे इनके रंग बदलते रहते हैं। मुझे हिसाब रखना हो तो मैं पहाड़ को एक शहर बोलूँगा और समंदर को दूसरा, और तीसरा शहर मेरी मौत का शहर मुझे जानना नहीं है। किताब के पन्ने को मोड़कर या अंडरलाइन करके, गाने भेजकर हम जिस कॉपी की खाली जगह भरते हैं, थोड़े दिन में वो कॉपी खो जाती है। मैं हर नए प्यार के साथ अपने पहले प्यार को दोबारा जीता हूँ। मैं शायद बार बार प्यार में पड़ता ही इसलिए हूँ ताकि पहले प्यार को भूल ना पाऊँ। उन सभी लड़कियों ने मेरी पहली प्रेम कहानी के कुछ हिस्से पूरे किए हैं। उन सभी से मुझे पहला प्यार हुआ है। अगले 2 साल किसी के टच में नहीं रहा, लेकिन अब कभी उन 6 साल को देखता हूँ तो वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए। उन 6 सालों में मैंने ना जाने कितनी किताबें पढ़ी, कॉलेज में कम से कम 5 प्ले लिखे और किए। उन सालों में कविता लिखना शुरू की। अगर उन सालों में मैं ये सब नहीं करता तो 2005 के 8 साल बाद मेरी पहली किताब नहीं आई होती। आप खुद सोचकर देखिए, एक इंजीनियर बनने में कम से कम 5 साल, 1 साल तैयारी और 4 साल पढ़ाई लगते हैं। एक डॉक्टर बनने में कम से कम 6 से 8 साल, पीएचडी करने में भी कई साल की रिसर्च। फिर जो आप सही में बनना चाहते हैं उसके लिए आप कितना समय दे रहे हैं, ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर हो जाता है। वरना आप भी बैठे हुए सोचते रह सकते हैं कि यार, मुझे मौका मिला होता ना तो मैं आज ये नहीं वो होता। कोई आपको ये मौका देने नहीं आएगा, वो मौका आपको इस दुनिया से अपने लिए छीनना पड़ेगा। दुनिया को कभी इतना मौका नहीं देना चाहिए कि वो आपको मौका दे सके। हम चलती फिरती, गिरती पड़ती,
उड़ती उलझाती कहानियां ही तो है। जिस कहानी का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध ना हो, उस कहानी को कहने का कोई मतलब नहीं है। हम है कौन, ये कई बार सीधे सीधे समझ में नहीं आता। हम दूसरों से जानते हैं अपने बारे में, क्योंकि दूसरा कुछ हिस्सा हमारा हो जाता है और भीतर एक गड़बड़ हो जाती है, जिसमें समझ नहीं आता कि आखिर जिसको हम अपना बोल रहे हैं वो कितना हमारा है। बचपन की एक बात बताता हूँ। मुझे अपनी 7वीं कक्षा का एक ट्रेन का सफ़र अब भी अक्सर याद आता है। हरदोई से लखनऊ का एक छोटा सा सफ़र था, लेकिन भीतर कहीं कोई गहरी बात उसी दिन पहली बार करवट लेती दिखी थी। घर वालों ने मुझे अकेले भेज दिया था। जेब में 500 के 2 नोट देकर कहा था, टीटी आए तो टिकट बनवा लेना। मुझे आज ये याद भी नहीं कि मैं वहाँ किस काम से जा रहा था, पर यह साफ याद है कि मैं पहली बार अकेले जा रहा था, और पहली बार का अकेलापन हमेशा हल्का डर लेकर आता है। स्लीपर कोच में किसी तरह एक कोने में जगह मिल गई। बगल में एक बूढ़े अंकल बैठे थे और उनकी मौजूदगी से मुझे लगा कि यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर नहीं चली। बगल की सीट पर अचानक झगड़ा शुरू हो गया। एक साधारण सी सीट और 2 आदमी, जिन्हें पूरा यकीन था कि हक सिर्फ उनका है। उनकी आवाज़ का तेज़ होना उस उम्र के बच्चे के लिए सिर्फ शोर नहीं था, उसमें एक कच्चा सा डर था। वह डर जो किसी अनजान माहौल में तब उठता है जब आपको लगता है कि अभी कुछ भी हो सकता है। मैं खिड़की की तरफ देखने का दिखावा कर रहा था, पर मेरा पूरा ध्यान उसी झगड़े पर अटका हुआ था। टीटी आया, चिल्लाया, मामला थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन मेरे मन का डर जैसे वहीं अटका रहा। एक अंकल कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, कुछ बोले नहीं। शायद मेरे मन के डर को उन्होंने पढ़ लिया था। थोड़ा समय बीता तो उन्होंने धीरे से पूछा, डर गए? मैंने सिर हिला दिया। उस उम्र में झूठ बोलने की जरूरत भी तो नहीं लगती थी। कुछ देर बाद स्टेशन आया और जो आदमी झगड़ रहा था उसमें से एक उतर कर चला गया। जाते हुए वो आदमी मुझे खिड़की से दिखा। जब मैं उसे देख रहा था तो अंकल बोले, एक बात दिखी तुम्हें? मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा, जिस सीट के लिए ये आधे घंटे से लड़ रहा था, स्टेशन आने पर उसने उस सीट को एक बार पलट कर देखा तक नहीं। पता नहीं अंकल को मेरे अंदर क्या दिखा। वे बोले, जिंदगी में ज्यादातर लोग ऐसे ही फालतू चीजों के लिए झगड़ रहे हैं। एक दिन स्टेशन आएगा और वो पलट कर देखेंगे भी नहीं। उस वक्त उनकी बात मुझे उतनी समझ नहीं आई। 7वीं क्लास की उम्र ऐसी होती ही है। कुछ बातें याद तो रह जाती हैं, पर हमारे मन का हिस्सा नहीं हो पाती। अब सालों बाद जब सचमुच लड़ाइयाँ सामने आईं, लोगों से, खुद से, काम से, पहचान से, तब वह बात भीतर किसी पुरानी रोशनी की तरह लौट आई। धीरे धीरे समझ में आया कि हर इंसान के भीतर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। हम कई चीज़ों के पीछे इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारा हक है, या लोग ऐसा करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, या फिर हार मानना गलत लगेगा। लेकिन हम ये देखने की कोशिश नहीं करते कि क्या वह चीज़ कभी हमारी शांति, हमारी ज़रूरत, हमारी खुशी का हिस्सा थी भी या नहीं। ये समय, ये दुनिया की बेचैनी शायद हमें वही याद दिला रही है कि ज़रा पलट कर देखो। जिस बात पर इतना अड़े हुए हो, जिस लड़ाई को पकड़े बैठे हो, क्या वह सच में तुम्हारी है, या बस एक पुरानी आदत, एक डर, या एक ईगो जिसने तुम्हें उसके पीछे लगा दिया। कई लड़ाइयाँ इसलिए लंबी चलती हैं क्योंकि शुरुआत में ही हम ये पूछना भूल जाते हैं कि वो लड़ने लायक हैं भी या नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि उस 7वीं कक्षा वाले सफ़र ने मुझे क्या दिया। शायद ये कि ज़िंदगी का बड़ा ज्ञान अक्सर छोटी सीटों पर ही मिलता है, और हम जिन चीज़ों के लिए टूट पड़ते हैं वे हमेशा उतनी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि उन्हें हमने ठीक से देखा ही नहीं होता। और शायद यह भी कि जब आप किसी चीज़ को सही से देखना शुरू करते हैं तो ज़िंदगी भी आपको सही से देखना शुरू कर देती है।